गुड मॉर्निंग गाइज, मैं राहुल और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आईएएस दाऊदनगर। गाइज आज हम लोग एक छोटा सा पोएम डस्ट ऑफ स्नो जो कि क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड का फर्स्ट पोएम है और ये कंपोज किया गया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोएट हैं और एक छोटे से ब्यूटीफुल पोएम के थ्रू वो क्या दिखाना चाहते हैं इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो गाइज आप मेरे राइट हैंड साइड तरफ देख रहे हैं कि ये हमारा एक ट्री है एंड दैट इज कॉल्ड हेमलॉक ट्री। ये पॉइजनस ट्री होता है, जो हेमलॉक ट्री है ये पॉइजनस ट्री है। इसके ऊपर एक बर्ड है और ये बर्ड है यहाँ पर क्रो, और नीचे यहाँ पर एक पोएट जी हैं जिनका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। यानी ये इमेज आप देख रहे हो, खैर इमेज उतना अच्छा नहीं है जितना आप एक्सपेक्ट करें, बट मेरी इमेज इतना भी ख़राब नहीं है जितना आप एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं ना। तो दिस इज़ व्हाट क्रो, ये हेमलॉक ट्री है और नीचे है हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अब गाइज मैं इस पोएम को एक्सप्लेनेशन देने से पहले मैं आपको बता दूं कि ऐसे हमारे यहाँ बहुत सारे मान्यताएं होती है कि अगर आप रोड क्रॉस कर रहे हैं या कहीं जा रहे हो और जाने के क्रम में अगर बिल्ली रास्ता काट दे या जो आपका फॉक्स है वो रास्ता काट दे तो हम लोग अशुभ मानते हैं। हम सोचते हैं कि हमारा दिन बेकार हो जाएगा, लेकिन कभी कभी गाइज होता क्या है कि वही आपके लिए फ्रूटफुल हो जाता है। ठीक वैसे ही गांव में ये सिस्टम अभी तक भी है, मैंने करीब से देखा है कि अगर किसी गांव में किसी लेडी को ऐसे हम लोग बोलते हैं कि अगर वो रास्ता में मिल जाएगी ना तो आपका दिन एकदम बेकार जाएगा, इसलिए उससे बच कर के चलना, ऐसा मान्यता होता है। आप बताना मुझे कमेंट सेक्शन में क्या आपके गांव में भी ऐसा मान्यता है या फिर नहीं है। चलिए नाउ अब हम लोग स्टार्ट करते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट का 8 लाइन की पोएम। 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन का जो पोएम होता है गाइस उसको बोलते हैं ऑक्टेव। 2 लाइन का कपलेट, 4 लाइन का क्वार्ट्रेन और 6 लाइन का सेक्सटिव और 8 लाइन का जो पोएम होता है ऑक्टेव होता है। तो दिस इज एन ऑक्टेव पोएम। ओके, अब आगे हम लोग बात करेंगे डस्ट ऑफ स्नो पोएम का। नाउ सबसे पहले टाइटल की बात कर लेते हैं। डस्ट, डस्ट मीन्स स्मॉल पीस, अ स्मॉल पीस किसका? ऑफ स्नो, स्नो का स्मॉल पीस, बर्फ की छोटी टुकड़ा जिसको बोल सकते हैं। तो नाउ फर्स्ट स्टांजा में, ये स्टांजा क्या बोले, ये 8 लाइन का पोएम है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने लिख दिया। द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो। क्या लिखे? द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मोड एंड सेव्ड माई पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रीव्ड। ये आप देख रहे होंगे कि मैं बहुत तरह की लाइन से यहाँ पर अंडरलाइन किया है, बहुत सारा कलर का चौक का मैंने इस्तेमाल किया इसमें। द वे, ये जो है हमारा स्ट्रेट लाइन दिखा रहा है, द वे, इसके बाद हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रीव्ड। ये जो लाइन दिख रहा है ना, इस पर भी मैं बातें करूंगा कि आखिर मैंने इसको अंडरलाइन क्यों किया। तो चलते हैं पहले 4 लाइन का मीनिंग को समझते हैं। कहता है द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। अब यहाँ पर एक क्रो है जो हेमलॉक ट्री पर आता है और हेमलॉक ट्री को, पत्तियों को क्या करता है? सुक करता है, हिलाता है। सेक का V2 फॉर्म हो गया सुक, यानी सुक किसने किया? क्रो ने। क्या सुक किया? द ब्रांचेस और लिव्स ऑफ द हेमलॉक ट्री। किसके द्वारा हेमलॉक ट्री का ब्रांचेस और लिव्स को सुक किया गया? तो क्रो के द्वारा। इससे क्या हुआ? जो हेमलॉक ट्री पर जो बर्फ के टुकड़े हैं, जैसे मैंने व्हाइट लेयर कहीं कहीं बनाया है, दिस इज द लेयर ऑफ द बर्फ, लेयर ऑफ द आइस, स्नो। तो वो क्या होता है? हिलने के बाद वो जो डस्ट ऑफ स्नो है, दैट मीन्स पीस ऑफ स्नो है,
वो सीधा राइटर पर क्या होता है, गिरता है। क्या, कहाँ से गिरता है, फ्रॉम द हेमलॉक ट्री। इस ट्री से इस राइटर पर ये बर्फ का टुकड़ा गिर रहे हैं। ये हमारे राइटर जी हैं, पोएट जी हैं, सॉरी राइटर कहना उचित नहीं है, पोएट जी हैं। पोएट के ऊपर ये जो स्मॉल पीसेस ऑफ डस्ट ऑफ स्नो है वो गिर रहे हैं। किसने गिराया, क्रो ने गिराया। क्या करते हुए, सूख करते हुए। किसको सूख किया, एक जो पतली सी ब्रांचेस है, लीव्स है, इसको सूख किया और इसमें जो स्नो था वो गिरा, राइटर पर गिरा ना। इससे क्या हुआ, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। अब इनकी जो हार्ट थी, हार्ट का मूड था, माने दिल की जो मूड था वो अचानक बदल गया, एकदम से चेंज हो गया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रीव्ड। और कहते कि मेरे जो दिन अब खराब चल रहे थे पहले से, वो खराब होने से बाकी के दिन क्या हो गए, बच गए। फिर से मैं बता दूं, क्रो हेमलॉक ट्री पर आया और यहां पर डस्ट ऑफ स्नो को सूख किया, जिसके वजह से क्या हुआ, सॉरी डस्ट ऑफ स्नो को नहीं, लीव्स को सूख किया और इस पे जो डस्ट ऑफ स्नो थे वो पोएट जी पे गिरे। और पोएट जी के पर गिरने के बाद इनके जो अंदर जो चीजें चल रही थी, मन में, दिल में जो चल रही थी, मूड एकदम से क्या हो गया, चेंज हो गया। इनका पहले का मूड कैसा था, तो आई हैड रीव्ड, यानी वो रिग्रेट कर रहे थे, पश्चाताप कर रहे थे, टेंशनाइज थे, अपसेट थे। उनकी मूड अचानक से क्या हो गई, चेंज हो गई। आगे का दिन वैसे जाने से बच गया। अर्थात इस जो चैप्टर में है, इस जो पोएम में है, हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री है, क्रो भी क्या है, अशुभ माना जाने वाला पक्षी है। और ये दोनों निगेटिव चीजें, जैसे कभी कभी होता है हम रास्ता में चलते हैं, रास्ता में जैसे ही चले बिल्ली रास्ता काट दी, तो एक बार हमारा मन में आ जाता है, अरे यार ये अशुभ होने वाला है, और पता चले आगे फिर से बिल्ली रास्ता काट दी, या फिर जानवर रास्ता में एक आ जाए और ब्रेक जोर से लगाए, तो सारे लोग बोलते रहे पहली बार रास्ता बिल्ली काटी थी, हम लोग को पता था कि रास्ता काटी थी, अब शुभ होने वाला है, शुभ नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर हेमलॉक ट्री भी एक पॉइजनस ट्री है और क्रो भी एक अशुभ माना जाने वाला पक्षी है। तो दोनों ये क्या है, ये लक वाला चीजें नहीं है, अनलकी थिंग है। लेकिन यहां पर पोइट निगेटिव इसको कंसीडर नहीं करते हैं। पोइट बताते हैं कि ये हेमलॉक ट्री और क्रो की वजह से मैं जो सुबह से अपसेट था, अनहैप्पी था, वो डस्ट ऑफ स्नो गिर कर मेरे ऊपर मेरा मूड को चेंज कर दिया। मैं जो अपसेट था, अनहैप्पी था, टेंशनाइज था, वो मेरे एकदम से मूड ही चेंज हो गए। और जो पहले से मैं टेंशनाइज मूड में था, अब मेरे पास मूड बदल गए, मैं अब हैप्पी हो गया। तो कभी कभी गाइस निगेटिव थिंग्स निगेटिव नहीं होते, वो भी पॉजिटिविटी की तरफ ले जाते हैं। तो हमें अपने लाइफ में निगेटिव चीज़ों को निगेटिव मान करके नहीं चलना है, उसे गुड विल मान करके चलना है, उसे पॉजिटिव ले करके चलना है। अब मैं ये अंडरलाइन क्यों किया हूँ, इसे समझना है। द वे हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रीव्ड। कहता है कि वो वे, वो तरीका, वो मेथड, कौन सी मेथड, जिससे क्रो ने क्या किया, सूख किया डस्ट ऑफ स्नो को, और क्रो सूख करने के बाद डस्ट ऑफ स्नो मेरे ऊपर जो गिरा, वो तरीका मेरे दिल में, मेरे जो हार्ट है उसके मूड को ही चेंज कर डाला। और वो तरीका की वजह से, वो वे की वजह से, वो मेथड यानी जिसमें क्रो ने क्या किया, मेरे ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिराई, वो वे सेव्ड हैज सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रीव्ड। और वो तरीका, वो मेथड, वो एक्ट क्या किया, कुछ पार्ट जो मेरा सुबह से खराब हो रहा था उसे क्या कर लिया, खराब होने से बचा लिया। तो ये गाइस क्लाउज है। द वे हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड
एंड द वे हैज सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रीव्ड। ए अलग सेपरेट क्लाउज है, ए सब्जेक्ट है, इसका वर्ब यहाँ है, यानी ये सब्जेक्ट वर्ब यहाँ है, ठीक है, इसलिए क्लाउज को मैं अलग कर दिया। और एक दूसरा इधर है अ क्रो सुक डाउन ऑन मी, ये हमारा अगेन दूसरा क्लाउज है। चलिए अब यहाँ पर मैं कुछ बॉक्स को भी बनाया, कुछ बॉक्स इसलिए मैं बनाऊं ताकि आपको पता चले कि उसका राइमिंग वर्ड कहाँ कहाँ है। तो ऐसा मैं बॉक्स रेक्टेंगुलर बनाया, साइड से इसको कट कर दिया, तो ऐसा बॉक्स यहाँ पर है क्रो स्नो, क्रो और स्नो, ये हमारा हो गया राइमिंग वर्ड। मी ट्री, ये हमारा राइमिंग वर्ड हो गया। हार्ट पार्ट, ये हमारा एक राइमिंग वर्ड हो गया। मोड और रेट, मोड रेट, ये हमारा राइमिंग वर्ड हो गया। अब गाइज यहाँ पर पूछ लिए जाते हैं कि राइमिंग पैटर्न क्या हुआ, तो गाइज ए बॉक्स और ए बॉक्स, अगर इसको नाम हम ए देते हैं तो इसे भी नाम देना होगा ए, ठीक है। क्रो स्नो, दिस इज ए। मी, ए हमारा हो गया क्या, इसका नाम अगर बी दे तो ट्री भी मिलता जुलता है राइमिंग वर्ड, इसलिए इसका नाम हो जाएगा बी। इसके बाद है हार्ट पार्ट, इसको हम नाम अगर सी दे तो इसका भी नाम हो जाएगा सी। इसके बाद है मूड और रीड, इसका अगर नाम हम डी दे तो इसका भी नाम हो जाएगा डी। अब बोलेगा कि इसका राइमिंग पैटर्न क्या हो गया, तो हम गाइस देख रहे हैं ए बी, क्या आ रहा है, ए बी सी डी, तो इसका राइमिंग पैटर्न हो जाएगा ए बी सी डी। इस पोएम का राइमिंग पैटर्न होगा या राइमिंग स्केल होगा। इज इट क्लियर? अब आते हैं गाइस, इधर मैं कुछ लिखा हूं, द वे हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड द वे हैज सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रीड। देख रहे हैं कि द वे हैज गिवन, इसमें भी है द वे हैज गिवन, ये दोनों पार्ट क्या है, दोनों में है, इसलिए ये दोनों पार्ट को हम अलग लिख लिए, एक ही जगह लिख लिए। द वे हैज मिल रहा था, इसको निकाल लिए, और बाकी जो बच गया उसको जैसे वैसे, जैसे आप लोग मैथ पढ़ते हो ना, ए बी प्लस बी सी, तो इसमें कॉमन क्या हो गया, कॉमन बी इसमें भी है इसमें भी है, तो बी को आप निकाल लेते हो, जो बच जाता है उसको लिख देते हो, ऐसे करते हो ना। ठीक इंग्लिश में भी अगर जो कॉमन पार्ट होते हैं उसको अगर साइड कर लेते हैं, पहले मेंशन करते हैं, तो दिस इज कॉल्ड जुग्मा। क्या? दिस इज कॉल्ड जुग्मा। तो ये जुग्मा का एग्जांपल, जुग्मा इज अ फिगर्स ऑफ स्पीच, मैं स्पेलिंग लिख दूं, जुग्मा एक फिगर्स ऑफ स्पीच होता है। द वे हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रीव्ड, यानी यहां से लेकर के यहां तक के पार्ट में क्या है, जुग्मा है। क्यों? क्योंकि ए पार्ट इसमें भी है इसमें भी है, और दोनों को अलग कॉमन ले लिएगा, और कॉमन लेने के बाद क्या में निकला, द वे हैज। अब नेक्स्ट और हम लोग देखेंगे, ये सेंटेंस जाकर के यहाँ पर खत्म हुआ, तो अगर एक सेंटेंस एक से ज़्यादा लाइन में खत्म होते हैं, 2 लाइन में, 3 लाइन में, 4 लाइन में जाकर खत्म होता है, तो दिस इज कॉल्ड इंजैबमेंट। क्या? इंजैबमेंट, इंजैबमेंट। तो एक फिगर्स ऑफ स्पीच होता है, जुग्मा और इंजैबमेंट इस में क्या है, फिगर्स ऑफ स्पीच है। तो गाइज आपको ये पोएम समझ में आ गया होगा कि हमें कभी भी निगेटिव थिंग्स पर बिलीव नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है वही निगेटिव थिंग आपको अच्छा कर दे। जैसे कभी कभी देखते हैं कि आप जा रहे हो, कोई एम्बुलेंस में बैठा हुआ है, सीरियस पेशेंट है, और आप जा रहे हो, अचानक रोड पर बिल्ली क्रॉस करके, क्या आप वेट करोगे? क्या आपको वेट करना चाहिए कि कोई उधर से गाड़ी आए तब हम क्रॉस करेंगे? नहीं ना। हो सकता है आप वेट करने के चक्कर में अगर 1 घंटा गाड़ी नहीं तो 1 घंटा खड़ा रहोगे, रोगी तो मर जाएगा ना।
तो उन सारी निगेटिविटी को छोड़ करके पॉजिटिव बनना है, अपने आप को पॉजिटिव करना है। एक कुछ नहीं होता, निगेटिव थिंग्स कुछ नहीं होता, उसको आप पॉजिटिव में कर लो, पॉजिटिव में कन्वर्ट करो। अगर पोइट भी चाहता कि अरे ये एक तो ऊपर से हेमलॉक ट्री और ऊपर से क्रो, ये दोनों के दोनों निगेटिव थिंग है, अब तो हमारा मूड पहले से ही खराब था और ख़राब हो गया, तो शायद उसका लाइफ हैप्पी नहीं होता, वो और रिग्रेशन करते रहता, रिग्रेट करते रहता। इसलिए इस पोएम के थ्रू हमने क्या सीखा? वी हैव टू ओवरकम फ्रॉम निगेटिविटी। थैंक यू। आप कमेंट कर मुझे ज़रूर बताएं कि ये पोएम आपको कितना अच्छा लगा और आप नेक्स्ट पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट का फायर एंड आइस पढ़ने के लिए कितना क्यूरियस हैं। थैंक यू। जय हिंद।